नमस्कार। मैं हूं ममता सिंह। राजपाल एंड सन्स के वॉल पर मैं हाजिर हूं अपनी कहानी के साथ, परिचय के साथ और कहानी के बारे में कुछ बातें, घटनाएं बताने के लिए। तो आप सभी का इंतज़ार है। आप सभी आइए और अपनी प्रतिक्रियाओं से लगातार अवगत कराते रहिए। जब मैं कहानी पाठ पढ़ूंगी उस समय भी मैं आपकी प्रतिक्रियाएं बीच बीच में रुक कर देखूंगी और ठीक उस वक्त अगर मैं नहीं देख पाई तो मैं प्रतिक्रिया बाद में दूंगी। तो आप सब आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे दो परिचय हैं। एक तो रेडियो सखी ममता सिंह, दूसरी कहानीकार के रूप में जानी जाती हूँ। अब अक्सर हमसे श्रोता पूछते हैं कि आप वही ममता सिंह हैं जो कहानियां भी लिखती हैं, और पाठक हमसे पूछते हैं कि आप वही हैं जो रेडियो सखी के नाम से जानी जाती हैं और कहानियां लिखती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये सवाल मेरे पास आता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा कहानी संग्रह राग मारवा, इसे देखिए, राग मारवा से आप वाकिफ हैं और बहुत सारे लोग इसे खरीद कर हमें लगातार फोटो भेजते रहे और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहे कि आपकी कहानियां बड़ी अच्छी लग रही हैं। राजपाल एंड सन्स प्रकाशक ने इस संग्रह को छापा है। और आपको ये भी बता दें कि जो प्रकाशक हैं मीरा जौहरी अग्रवाल और प्रणव जौहरी जी, दोनों बड़े अच्छे और नेकदिल इंसान भी हैं। और अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि राग मारवा को 2 सम्मान मिले 2019 में, यानी कि पिछले बरस। एक तो महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी से इसे नवाजा गया और दूसरा मध्य प्रदेश के वागीश्वरी सम्मान से नवाजा गया। और आपको बताते हुए मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि सर्वश्रेष्ठ उद्घोषिका का आकाशवाणी पुरस्कार भी मुझे मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये 3 पुरस्कार मेरे तमगे में आए 2019 में, और ये किताब आई और इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली। सचमुच मुझे, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और गौरव की बात है। दोस्तों, कहानी की दुनिया में एक बहस हमेशा से चली आई है, वो ये कि कहानी में कथा तत्व हो या नहीं हो। अब कथा तत्व की मात्रा कितनी हो, इस बहस में एक पक्ष में खड़े होना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं सोचती हूँ क्या कहूँ, कथा तत्व ज्यादा होना चाहिए या शिल्प होना चाहिए। एक कथाकार के नाते मेरा ये कहना है कि दोनों का समन्वय हो। कई बार शिल्प सघन हो तो कहानी ज्यादा दिल को छूती है। कहानी को संवेदनाओं के साथ, घटनाओं के साथ मध्यम मध्यम आंच पर अगर पकाई जाए तो कहानी का जायका बढ़ जाता है। और यश मालवीय जी देख रहे हैं और राजपाल एंड सन्स की वॉल पर आ चुके हैं, तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे दर्शक हैं वो भी हाजिर हों और मुखातिब हों। और हम चाहते हैं कि कहानी पढ़ना शुरू करो इससे पहले हम आप सबका नाम सहित परिचय भी करती जाऊंगी बीच बीच में। वैसे मैं ये कह रही हूँ कि निजी तौर पर मुझे वो कहानियां भाती हैं, कहानियों की बात चल रही है जिसमें कथा तत्व प्रमुखता से हो। बचपन से कहानियां नानी, दादी और अपनी माँ से सुनती थी। तो दादी और नानी जो कहानियां सुनाती थी उनका मकसद होता था कि बच्चों में नैतिकता, सदाचार जैसे सद्गुणों का समावेश करना, मतलब एक अच्छा इंसान बनाना। कहानियों के जरिए हम एक बच्चे को जब गढ़ते हैं तो ये मकसद होता था। मेरा भी वो मकसद होता है, क्योंकि नानी और दादी की माँ की परंपरा को मैं भी आगे बढ़ा रही हूँ अपने बेटे के लिए जब मैं माँ बन गई। कथा तत्व कहाँ से आता है, ये भी विचार और बहस का मुद्दा है। कथा तत्व अनुभव, स्मृतियों और हालात से पैदा होता है। बहरहाल इन बहस के मुद्दों से बाहर आकर मैं अपनी कहानियों की चर्चा करती हूँ। ये जो कहानी संग्रह है राग मारवा, इसमें कुल 11 कहानियां हैं। हर कहानी अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर है। राग मारवा जो कहानी, शीर्षक कहानी है, और यूं कहे कि मेरी प्रिय कहानी भी है और आप सबकी प्रिय कहानी। कई बार इस कहानी का पाठ किया मैंने, तो मेरे साथ साथ लोग रोए और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराए। अब वंदना अवस्थी दुबे आ गई हैं। जी, आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे राग मारवा की। राग मारवा वो कहानी है जिसमें एक रिटायर्ड गायिका है, मतलब एक सिंगर की कहानी है। वो अपनी गायकी की दुनिया से रिटायर हो चुकी है, लेकिन घर वाले उन्हें रिटायर नहीं होने देते हैं। उनको एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो दर्द है उनका,
वो जो सघन संवेदना है वो इस कहानी में समाहित है और मैं आज इसी कहानी का वाचन करूंगी। पल्लव जी आ गए हैं। पल्लव जी स्वागत। सुदीप्ति आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी गुजारिश है कि कहानी आप जब सुने तो एक बैठक में मैं बहुत धीरे धीरे नहीं सुनाऊंगी, थोड़ा फास्ट सुनाऊंगी, तो आप कहानी के साथ जुड़िएगा। और गरिमा पुरी जी आई हैं। गरिमा जी आपका स्वागत है। और हाँ, तो हम बात कर रहे थे राग मारवा की, तो राग मारवा हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। और अगली जो कहानियां हैं, जनरल टिकट एक ऐसी लड़की की कहानी है जो उत्तर प्रदेश के पारंपरिक परिवार से ताल्लुक रखती है। इतना बड़ा सा दिल वंदना जी दिखा रही है क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस लड़की की कहानी है जो मुंबई में वो परिवार बस गया है, लेकिन अपने विचारों से वो अभी भी पीछे है और उस परिवार का जो मन है उत्तर प्रदेश में बसता है। लड़की को पढ़ाया लिखाया, लेकिन पर उसको वैचारिक रूप से पीछे रखना है। कपड़ों से लेकर और घूमने फिरने तक की पाबंदी है। लड़की जनरल टिकट की जो नायिका है वो इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोर्स करना चाहती है, लेकिन परिवार साथ नहीं देता। अंत में उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। अब जब वो हॉस्टल में जाती है, गंगा शरण सिंह जी स्वागत, अनुराग तिवारी जी आ गए हैं, प्रज्ञा रोहिणी जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आप सभी का। तो मैं ये कह रही थी कि वो लड़की नागपुर के एक हॉस्टल में जाके पढ़ना चाहती है, चुपके से घर छोड़ देती है। अब वो स्टेशन पर बैठी है, कोहरे वाली रात है, रात को कैसे जी रही है, गाड़ियां आ रही हैं, तो वो सारे इमोशंस उसमें मैंने पिरोए हैं। पुरुषोत्तम जी आ गए हैं, नमस्ते आपको भी। और आप आ गई हैं रक्षा दुबे जी, आपका भी स्वागत है। बीच बीच में मैं सबका नाम लेती रहूंगी, अगर किसी का नाम छूट जाए तो माफ कीजिएगा, मैं बाद में सबका जवाब जरूर दूंगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो लड़की इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहती है और नागपुर आती है, फिर लेकिन वहां भी एकाकीपन उसका पीछा करता है। तो ये जनरल टिकट की कहानी है। फिर उसके बाद गुलाबी दुपट्टे वाली लड़की, कहानी का शीर्षक है। उसमें एक ऐसी लड़की है जिसे बच्चे की चाहत है और बच्चा नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट के लिए जाती है। और मेरा बेटा मुझे कह रहा है कि मैं स्माइल के साथ बोलूं तो वो लड़की ट्रीटमेंट के लिए जाती है और वहां उसे अपने कोख ओव्यूलेशन को बेचना पड़ता है। ये इमोशन इस तरह के हैं उसमें। आवाज में पड़ गई दरारें, ये एक प्रेम कहानी है। अमूमन ये जो दो नायक या दो नायिका की प्रेम कहानी होती है, इससे थोड़ी सी अलग हटके है। और हम चाहते हैं कि राग मारवा आपने संग्रह आपके पास है तो पढ़िएगा आज, क्योंकि आज इसका जिक्र हुआ है। धुंध एक पारिवारिक कहानी है। सुरमई वो कहानी है जहां मैं जिस पेशे से मैं ताल्लुक रखती हूँ, रेडियो जॉकी की कहानी है। वो उसमें एक नायक है, रेडियो जॉकी है, और एक लड़की जो उसकी फैन है उससे प्यार करती है और उसे पता नहीं होता है कि रेडियो जॉकी के लिए बहुत सारे फैन होते हैं, या जो भी मीडिया में काम करते हैं उनके बहुत सारे फैन होते हैं, और वो सोचती है कि रेडियो जॉकी उससे प्यार करता है। जब वो उसके घर पहुंचती है तो पता चलता है वो शादीशुदा एक पुरुष है और वो प्यार नहीं करता है, बल्कि वो यूं ही उसके साथ चैट करता है। संजय अंट्रीबल्ले आ गए हैं, उमेश चंद्र जोशी जी आए हैं और मिठाई लाल भी आ चुके हैं, और भी बहुत लोग हमें देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत हम कर रहे हैं। तो सुरमई की बात ये थी, रेडियो जॉकी की कहानी। अब पानी पे लिखा खामोश अफसाना इमोशन की कहानी है। एक ऐसी स्त्री जो अपने ही जज्बात से जूझती है, उसके मनोविज्ञान की कहानी है। उसका पति, उसको लगता है कि उसका पति उसे टाइम नहीं दे रहा है और वो कहीं और इन्वॉल्व है। एक दिन वो सुसाइड करती है। तो इस कहानी के बारे में यूं बताना बड़ा मुश्किल है, उसे पढ़े जाने और वाचन के में भी उतने इमोशंस गहराई नहीं आएगी, तो मैं चाहती हूँ वो आप पढ़ें और महसूस करें। आसमानी कागज डायरी की शक्ल में लिखी एक कहानी है। तो 11 कहानियों के 11 रंग है। और अब ये बताना जरूरी है कि ये तो राग मारवा की 11 कहानियां हो गई, राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित। और अब हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये अर्ज करना चाहते हैं कि हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं। ये लॉकडाउन का वो दौर है जब आप घरों में कैद हैं और आपके पास टीवी देखना, रेडियो सुनना, और एक समय के बाद आप एकाकीपन के साए में चले जाते हैं और ऊबने लगते हैं। तो ऐसे में रेडियो और विविध भारती, जिसमें मैं काम करती हूँ, आपका साथ निभाता है। और इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि
जो ई बुक्स हैं, किंडल पे बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, वो भी पढ़िए। आपकी अलमारी में, हमारी अलमारी में भी बहुत सारी किताबें रखी हैं, आपकी अलमारियां भी किताबों से भरी हैं, लेकिन किंडल बुक पे आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। राजपाल एंड सन्स ने बहुत सारी किताबें उसमें डाली हैं, तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, खास तौर से बच्चों को आप किताबों से जोड़िए। तो किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती भी हैं, मनोरंजन भी करती हैं। तो ओम निश्चल जी, आपका स्वागत है। क्या अब कहानी पाठ शुरू किया जाए और थोड़ी सी कुछ और बातें करते हैं। हम सोच रहे हैं कि कुछ लोग जो कहानी सुनना चाहते हैं, जिन्होंने हमें पर्सनल मैसेज पर मुझे मैसेज भेजे हैं व्हाट्सएप के जरिए कि हम आपकी कहानी सुनेंगे, तो उनसे ये कहना है कि हम रेडियो वाले लोग वक्त के पाबंद होते हैं, और राजपाल एंड सन्स के प्रणव जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा शार्प 6 बजे हम शुरू करेंगे, तो हम ऑन टाइम शुरू हो चुके हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़कर अपनी मसरूफियत से बाहर आकर आ जाइए और सुनना शुरू करिए, क्योंकि कहानी बीच से अगर सुनेंगे तो वो आनंद नहीं आता है। और अर्चना जी आई हैं, रिपु दमन जी आ गए हैं, और वीणा बुंदेला जी, आपका स्वागत है। और लगातार लोग जुड़ रहे हैं, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहिए। और जब मैं कहानी पढ़ूंगी, हो सकता है उस वक्त मैं तुरंत रिएक्शन न दे पाऊं, लेकिन मैं आपके जवाब देती रहूंगी। और कहानी के बारे में कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी कहानियां कहाँ से आती हैं, कहाँ से उठाती हैं। और कई लोगों ने ये कहा, यहाँ तक कि बड़े साहित्यकारों ने भी हमसे ये बात कही कि कहानियां लाती कहाँ से हो। मेरा ये कहना है कि कहानी आम जिंदगी से लाती हूँ। मैं जो देखती हूँ, महसूस करती हूँ, उसे कहानी में ढालती हूँ। कल्पनाशीलता, स्मृतियां और अनुभव जब तीनों को मिलाते हैं तो किस्सा गोई, इसको जब मिलाते हैं तो एक अफसाना बनता है। और जब अफसाने के रूप में आपके सामने आता है तो जाहिर है वो बड़ा ही तिलस्मी होता है, दिलचस्प होता है। एक कहानी मेरी आखिरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कहूँ तो कई वरिष्ठ साहित्यकारों ने फोन करके हमसे कहा कि तुम तो एक बड़ी साहित्यकार बन गई हो। तो मैंने कहा बड़ी साहित्यकार मतलब तो मैं अपने को उसमें शुमार नहीं करती हूँ। मैं अभी लगता है कि कुछ सीढ़ियां चढ़ी हूँ साहित्य की दुनिया में। लेकिन बताना चाहती हूँ कि आखिरी कॉन्ट्रैक्ट की कल्पना जहन में कैसे आई कहानी की। मुंबई में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है घर की तलाश की। जो बड़ी बड़ी मीनारें आप देखते हैं, इमारतें देखते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी जगहों में लोग रहते हैं। एक छोटे से कमरे में बड़े बड़े परिवार जिंदगी बिताते हैं। राहुल सिंह जी, आपका स्वागत है। और वंदना जी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, बस हम शुरू करने वाले हैं। आखिरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे दें तो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट में जो कहानी है, मैं भी गई घर की तलाश में। जब हम घर खरीदने के लिए गए तो हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आया और ये कहा गया कि हिंदू इलाके में मुस्लिम्स को घर नहीं दिया जाता है, तो आप अपने नाम से या नाम बदल के घर ले लीजिए। तो हमने कहा नहीं, हम दोनों रेडियो जॉकी हैं और हम दोनों को लोग जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम अपने नाम से, हम दोनों के नाम से घर होगा। तो जो बिल्डर से हमारी बातचीत गुफ्तगू हुई थी, वो सारी की सारी नहीं है, पर हाँ कुछ सेंटेंस उसमें इस कहानी में शामिल किए हैं। तो मैं बड़ी दुखी हुई, परेशान हुई कि अरे ये बीच में मजहब कहाँ से आ गया, घर के बीच में मजहब कहाँ से आ गया। तो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट इसी की कहानी है, मुंबई में घर की समस्या पर। और वहाँ जो हिंदू इलाके में मुस्लिम्स को घर नहीं दिया जाता है, तो जो मजहब की बात होती है, हमारा ये कहना है कि हम सब मजहब से कहीं बहुत दूर आ चुके हैं। इस सदी में हम मजहब नहीं बल्कि प्रेम की बातें करते हैं, सद्भाव की बातें करते हैं, सौहार्द की बातें करते हैं। तो ये प्रेम सौहार्द हमारा बना रहे, और इसी के साथ हम कहानी शुरू करने वाले हैं। विजय राय जी आए हैं और जाने माने आलोचक राकेश बिहारी जी भी हाजिर हो चुके हैं, और संतोष मिश्र जी आए हैं। राकेश बिहारी जी, आपका खास तौर से स्वागत है। और कहानियों में कहा जाता है ना कि नुक्ताचीनी करने का काम समीक्षक करते हैं तो आज हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि राकेश जी नुक्ताचीनी जरूर करेंगे। हालांकि ये कहानी वो पढ़ चुके हैं और रचना समय में ये प्रकाशित हुई थी, जिसका संपादन राकेश जी ने किया था। आरती मालवीय जी उपस्थित हैं। तो हम अब कहानी वाचन शुरू करते हैं। राग मारवा कहानी का शीर्षक है, और हम चाहते हैं कि आप कहानी के दौरान भी बने रहें। और शुभम जी हाजिर हैं, आपका भी स्वागत है। राग मारवा कहानी का शीर्षक है। ये एक
ये फैज़ की शायरी से शुरू होती है ये कहानी, और मैं शुरू कर रही हूँ अब कहानी वाचन। हमारे घर में यूनुस जी और जादू जी भी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं, वो भी तैनात है सामने, सुन रहे हैं और हौसला अफजाई करेंगे। आरती जी, आपका स्वागत है। जिंदगी किसी मुफलिस की कबा तो नहीं, जिंदगी किसी मुफलिस की कबा तो नहीं कि जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। ये फैज अहमद फैज का शेर है। इसके बाद कहानी शुरू होती है। पारुल की खुशी छलक छलक पड़ रही है। उसका मन आसमान में उड़ा जा रहा है। रूई के फाहों सरीखे बादल उसके ऊपर से उड़ रहे हैं। बादलों का ठंडा स्पर्श मन में पुलक पैदा कर रहा है। इतने सालों तक किराए के घर में मकान मालिक के बनाए नियमों के मुताबिक रहना पड़ता था। फटी दरी जिसमें पैबंद लगे थे, सीलन से कमरे में खास किस्म की गंध पसरी होती थी, जिसे पारुल आज इस खुशी के मौके पर याद नहीं करना चाहती। लेकिन अभावों और परेशानियों में जिया हुआ इतना लंबा समय भला कोई कैसे भूल सकता है। ओम नागर जी, आपका स्वागत है। फटी दरी की जगह कालीन बिछ गया है। अब जाकर अपना घर हुआ। खस के पर्दे की जगह ब्लाइंड्स लग गए हैं। सजावट से घर की खुशहाली नजर आ रही है। आज वो अपने घर में, अब उसे बार बार किराए का घर नहीं बदलना होगा। मेहमानों का आना शुरू हो गया है। पारुल के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। वो पंख लगाकर आसमान में उड़ रही है। इस कमरे से उस कमरे तक जाती है। बरामदे में नए सजे गमले को घुमाकर ठीक कर देती है। उसे होश नहीं, खुशी के मारे अपनी वो सुध बुध खो बैठी है। मुबारक हो पारुल, कितनी नसीबों वाली हो। कितना आलीशान घर मिला है तुम्हें। देर आए दुरुस्त आए। फूलों का गुलदस्ता थमाती हुई रज्जो बोली। शुक्लाइन चाची ने भी सुर मिलाया। भाई सास हो तो पारुल की सास जैसी, नहीं तो ना हो। इस बुढ़ापे में भी अपनी बहू बेटे का लालन पालन कितनी कुशलता से कर रही है बेचारी। हाँ, सचमुच बड़े दिल वाली और जांगर वाली है तुम्हारी कुसुम जिज्जी। अपने शौहर के दम पर तो कभी नहीं खरीद सकती थी इतना आलीशान घर। अस्फुट स्वर में बोलती है। अरे नंबर 1 का शराबी। बेचारी कुसुम जिज्जी इस बुढ़ापे में भी कितना खटती है इन लोगों के लिए। ऐसा करम जरा बेटा किसी को न मिले है। फुसफुसाते हुए रज्जू बोली। बहू कम से कम कुसुम जिज्जी के साथ लगी तो रहती है, कोई प्यार में नहीं लगी रहती, स्वार्थ से। कुसुम जिज्जी के गाने का प्रोग्राम वही तो सेट करती है। कुसुम जिज्जी गाएंगे तो झोला भर के पैसा आएगा घर में और इनकी रोजी रोटी चलेगी। इस उम्र में गाना उनके लिए कितना तकलीफ दे होता होगा, कोई सोचता है इस बारे में? इस बुढ़ापे में जब आराम की जरूरत है तो बुढ़िया सबका पेट पाल रही है, पेट। शुक्लाइन चाची बोली। पारुल के कानों में ये अस्फुट बातें जा रही थी। ये तल्ख अल्फाज पारुल पर कटार जैसे वार कर रहे थे। मन का कसैलापन चेहरे पर न झलके, इस प्रयास में दोनों होठों को आपस से रगड़कर वो लिपस्टिक ठीक करने की कोशिश कर रही है। जबरदस्ती मुस्कुराती हुई साड़ी के पल्लू को आगे कर कमर में खोसने लगी और दूसरे मेहमानों से मुखातिब हो गई। लेकिन शुक्लाइन चाची भला कहाँ मानने वाले थी। रस लेकर बताने लगी। अरे पता है रज्जो, पता है इस घर को पाने के लिए इसकी बुढ़िया सास ने एड़ी चोटी का पसीना बहाया है। समाज सेवियों के चक्कर काटे, नेताओं से सिफारिश की, फिल्मी कलाकारों की चिरौरी की, गिड़गिड़ाई। अरे मैं तो इतनी बड़ी गायिका हूँ, इतने सारे कॉन्सर्ट किए, मैंने बड़ी बड़ी महफिलों में गाया, लेकिन हमारे पास घर नहीं है, वगैरह वगैरह। किसी नेता ने जोड़ तोड़ करके मुफ्त में दिलाया है ये घर। शुक्लाइन चाची की बातें ललाइन चाची अपने मुंह को रुमाल से ढके ऐसे अचरज से सुन रही थी मानो दुनिया का 8वां आश्चर्य बयां किया जा रहा हो। सचमुच ये औरतें बातों में इतनी माहिर हैं कि गुड़ रसमलाई बन जाए और रसगुल्ला करेले के रस में बदल जाए। कुसुम जिज्जी के बारे में इस तरह विमर्श हो रहा था जैसे उन्होंने कोई बुरा काम किया हो। कुसुम जिज्जी खुश हैं कि नए घर में अब एक कमरा उनका होगा जिसमें वो तितली की तरह उड़ेंगी, सपने बुनेंगी,
संगीत के सागर में तैरेंगी। हारमोनियम, तबला, तानपुरा सब उनके आसपास रहेगा। जब चाहे छेड़ेंगी कोई सुर, उन सुरों में फिर उगेंगे ख्वाबों के अंकुर। उन सुरों में पकेगी, घुलेगी फिर से वो चाशनी, जिसका जमाना कभी कायल हुआ करता था। ख्वाबों के कई अंकुर अभी भी फूटने बाकी हैं। बहुत सी मुरादें कभी पूरी नहीं होती हैं। ख्वाबों के वो अंकुर अब यादों के सिक्कों में तब्दील हो गए हैं। कुछ ख्वाब स्टील के बक्से में आज भी बंद है, जिसमें पुरानी तस्वीरें, अखबारों की कतरनें, कई एलपी रिकॉर्ड्स और सीडीज हैं। वो गर्मी की सुस्त दोपहर थी। सीलन भरे कमरे को पुराने फर्नीचर से नए सलीके से सजा रखा था। पुरानी बड़ी सी टेबल, जिसके पाए दिमक खाने से खोखले हो रहे थे, उसी के एक कोने पर ग्रामोफोन रखा रहता था, जो उनके उत्कृष्ट गायन पर किसी कद्रदान ने उपहार स्वरूप दिया था। गर्मी की वो ऐसी उमस भरी अलसाई दोपहर थी, जब धूप भी छांव का इंतजार कर रही हो। कुसुम जिज्जी चटाई को पानी से बार बार भिगो रही थी, ताकि कमरे में सुकून और ठंडक कायम रहे। वैसे उन्हें हर तरह से सुकून तब मिलता है जब वो अपनी पसंद का संगीत सुनती हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां उनके पसंदीदा गायक हैं और उनके लिए तालीम की तरह हैं। ग्रामोफोन पर बड़े गुलाम अली खां की ठुमरी मांड बज रही है। याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए, याद पिया की आए। आगे है, बाली उमरिया सूनी से जरिया, जीवन बीतो जाए हाय राम, याद पिया की आए। ये बंदिश उस्ताद जी ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद बनाई थी। किस कदर दर्द रचा बसा है उनकी आवाज में। कुसुम जिज्जी का मन सुरों के झरने से भीग रहा है। उसी के साथ वे ताल दे रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। एक ताल और चार ताल में उन्हें बड़ा संशय होता था। स्कूल के जमाने में दिन दिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता की जगह वो धा दिन दिन धा किट धा दिन धा कर देती थी और टीचर की डांट बड़ी जोर से मिलती थी। लेकिन बाद में उनका यही ताल और चार ताल एकदम पक्का हो गया था। क्लास की टेबल या चौके के बर्तनों पर भी वो एक ताल को दुगुन तिगुन चौगुन में बजाया करती थी। ये जो हिस्सा मैं पढ़ के सुना रही हूँ तबले वाला, रवि कुमार जी हमारे जो विविध भारती के साथी हैं वो भी इस समय है, और छाया हमारी जो सहेली है वो तबले के बारे में माहिर है। अगर वो सुन रही है तो इस वक्त आए। और मैं बताना चाहती हूँ कि तबले का जो कुछ हिस्सा जो बारीक था वो मैंने छाया से भी पूछा था। अब आगे पढ़ रही हूँ। टेबल या चौके के बर्तनों पर भी वो एक ताल को दुगुन तिगुन चौगुन में बजाया करती थी। बहरहाल उस्ताद गुलाम अली खां को सुनते हुए कुसुम जिज्जी किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी, जहां संगीत की इबादत होती है। तभी इस तपती भीषण गर्मी में बिन मौसम बरसात आ गई। बड़ी जोर से बादल गरजे। गड़गड़ाहट से कुसुम जिज्जी के कान झंझना गए। ग्रामोफोन की सुई खट से रिकॉर्ड से हटा दी गई थी। चलता रिकॉर्ड दीवार पर फेंक दिया गया था। 78 आरपीएम का रिकॉर्ड दीवार से टकराकर तड़ाक से टूट गया था और कुसुम जिज्जी का दिल चकनाचूर हो गया था। ये लो, एक नई सौगात, तुम्हारे उस आशिक का नया पैगाम लो। ओह, गुरुजी ने भेजा? गुरुजी ने? गुरु शिष्य परंपरा को तुम जैसी दो कौड़ी की गायिकाओं ने बदनाम किया है। मत कहो गुरुजी। तुम जैसी गायिकाओं को वो स्टेज पर नहीं लाएंगे तो समाज को भले क्या जवाब देंगे कि बरसों अपनी आगोश में बिठाकर उन्होंने क्या सिखाया। इसी बहाने वो अपना नाम भी तो रोशन कर लेते हैं, है ना? उफ, उफ। और हाँ, उस्ताद रहमत खां, उस्ताद सलामत खां,
कितने उस्तादों का जी बहलाओगे तुम? नीले रंग के गिफ्ट रैपर में से छोटा सा ट्रांजिस्टर झांक रहा था, जिसे देखकर दर्द के इस अंधेरे में भी कुसुम जिज्जी के लिए जैसे चिराग जल उठा। कुसुम जिज्जी ने आंसुओं से भीगी आंखों को कस के झपकाया, मिचमिचाया। पलकों में बंद 2-3 बूंदें गालों पर ढुलक गईं। इसी रेडियो ने कुसुम जिज्जी को सुरों की पालकी पर बिठाया था। रेडियो ने ही सुरों के पंख लगाकर उन्हें उड़ना सिखाया था। स्कूल कॉलेज के उन्हीं दिनों में विविध भारती से जब संगीत सरिता कार्यक्रम प्रसारित होता था तो कुसुम जिज्जी अपनी कॉपी और कलम लेकर बैठ जाती। रागों के गायन का समय, वादी संवादी, शुद्ध और कोमल स्वर, सब कुछ बाकायदा नोट करती और जो राग जिस प्रहर में गाया बजाया जाता है उसका अभ्यास वो उसी प्रहर में करती। संगीत सरिता सुन सुनकर उन्होंने आकाशवाणी बनारस के शास्त्रीय संगीत के ऑडिशन की तैयारी की। ऑडिशन पास किया तो अपनी सहेलियों को उन्होंने लड्डू खिलाए। बी ग्रेड और फिर टॉप ग्रेड आर्टिस्ट बनी। उनकी गायकी के कई टेप तैयार हुए और वो एक प्रतिष्ठित गायिका बन गई। उनकी सुर सरिता जब पहली बार विविध भारती के एक बड़े लोकप्रिय कार्यक्रम अनुरंजनी में बही तो कई दिन तक वो सुरों की बारिश में भीगती रहीं। इस तरह ट्रांजिस्टर कुसुम जिज्जी के जिगर का टुकड़ा बन गया। जहां जाती साथ में ट्रांजिस्टर और उसकी बैटरी जरूर ले जाती। रेडियो से ही उनकी शोहरत की शुरुआत हुई। गम और तन्हाई के पलों में उनका हमदम भी रेडियो बना। तन्हाई के लम्हों में ली गई अपनी सिसकियों को कुसुम जिज्जी ने रेडियो और अपनी गायकी से ही तो बांटा। इस पल भी जब पूरे घर पर गम की बदली छाई है, उनका अपना ही जीवन साथी जब उनका कलेजा छलनी कर रहा है, ये देखकर कुसुम जिज्जी एक बार फिर जिंदगी की सिलवटों को मिटाने के लिए बेतहाशा दौड़ पड़ी। लेकिन वो ट्रांजिस्टर उनके लिए उस दिन खुशी की सौगात नहीं बल्कि ऐसी आंधी लेकर आया था जो कई महीनों तक शांत नहीं हुआ। गानों के कई मौके हाथ से निकल गए। पंडित जसराज की प्रस्तुति के बाद उनकी प्रस्तुति का मौका जाता रहा। मुंबई में फैज अहमद फैज की गजलें गानी थी, वो मौका छूटा। ऐसे कई सुनहरे मौके उन्हें अपने घरेलू विवादों के कारण छोड़ने पड़े। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आंधियां चलती हैं, थमती भी हैं। कुसुम जिज्जी की जिंदगी में भी बहार आई और पतझड़ों की दस्तक कम हो गई। बनारस से मुंबई की सुखद यात्रा और बस कुसुम जिज्जी का सुर कोयल सा कूकने लगा। नेहरू सेंटर का भव्य हॉल, स्टेज के किनारे किनारे फूलों के बंधनवार सजे थे। मौका था विदुषी गिरिजा देवी और उस्ताद अमजद अली खां की कजरी और सरोद की जुगलबंदी की प्रस्तुति का। झिर झिर बरसे सावन रस बुंदिया की, आई गए लेना अब बहार की, आई गए लेना। राग मिश्र मांड में दादरा ताल में निबद्ध इस कजरी की जुगलबंदी पर दर्शक झूम रहे थे जैसे सावन की बयार हो। कुसुम जिज्जी का मन बादलों के बीच उड़ चला था। कजरी की तान पर खूब ऊंची ऊंची पींगे भर रही थी। उनके मन का झूला आसमान में उड़ा जा रहा था। होठ इस कजरी के साथ गुनगुना रहे थे। पंडित अच्छे लाल तबला संगत कर रहे थे। धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना। दादरा ताल के ठाह दुगुन और तिगुन की ताली के साथ साथ मन ही मन उनका सोलो गायन भी चलने लगा था। जादू जी, आपकी आवाज लगातार मुझे सुनाई पड़ रही है। आप कहानी ध्यान से सुने। इसी कजरी के बाद तो कुसुम जिज्जी को भी ठुमरी गानी थी। पहली बार उन्हें इतना बड़ा मौका मिला था। वो आहिस्ता आहिस्ता मंच की सीढ़ियां चढ़ रही थी। होठों से मुस्कान के मोती झर रहे थे। लाल चौड़े पाड़ वाली क्रीम कलर की साड़ी के पल्लू को सलीके से आगे सरकाती हुई मंच पर जब वो बैठी और लंबे नाक में चमचमाती हीरे की लौंग पर जैसे ही रोशनी पड़ी, मानो दिए जल उठे। बनारसी पान की ललाई उनके होठों पर ऐसी फब रही थी कि उसके सामने ब्रांडेड लिपस्टिक का रंग भी फीका लगे। आंखों में गहरा काजल, माथे पर लाल बिंदी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। तानपुरे और तबले के मिलान के बाद जब उन्होंने बोल आलाप लिया तो दर्शक हवा में इठलाती टहनी की तरह झूमने लगे।
उन्होंने जब बोल बनाओ की ठुमरी गाई तो रसिकों के बीच से आवाज आई, वाह क्या बात है, खटका और मुर्गी का कैसा अद्भुत समन्वय है, वाह। उनकी गायकी से राधा कृष्ण के प्रेम और नोक झोंक का दृश्य तिलिस्म पैदा कर रहा था। बारिश हो या कड़ी धूप, हर मौसम में कुसुम जिज्जी के गायन के कॉन्सर्ट में हॉल खचाखच भरा रहता। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस बना रहता था, शुरू से आखिर तक। कुसुम जिज्जी के पास स्मृतियों का विराट समुद्र है, जिसमें अक्सर ही वे गोते लगाती हैं। कई बार तो वो ये भी चाहती हैं कि इन सुरीली यादों की बूंदों से उनके घर वाले भी भीगे। खास तौर पर वो पारुल को बहुत कुछ बताना चाहती हैं, क्योंकि पारुल उनके साथ परछाई की तरह रहती है, लेकिन पारुल के तो अपने ही जोड़ घटाव हैं। कुसुम जिज्जी के करीब बस उतना ही रहना चाहती है जब तक कि उसे फायदा पहुंचता रहे। पारुल का बस चले तो कुसुम जिज्जी की यादों के सिक्कों को या तो बाजार में बुनाए या फिर फिक्स डिपॉजिट करके दोगुना होने तक इंतजार करे। लेकिन स्मृतियां किसी तिजोरी में भला कहां कैद होती हैं, वो तो मन की वादी में हमेशा भटकती रहती हैं। तो कुछ स्मृतियां इंसान के जीने का मकसद भी बन जाती हैं। आज जब भी पारुल कुसुम जिज्जी के कॉन्सर्ट के लिए कोई सिटिंग रखती है तो उनका दिल खुद से विद्रोह करता है और विद्रोह के पलों में उनका तनाव और दर्द बहने लगता है। दरअसल जब उम्र का सूरज ढलता है तो सपनों के रंग फीके पड़ जाते हैं, पूरी दुनिया बेनूर लगने लगती है, आवाज में कशिश तब आती है जब दिल में खुशी की धूप खिली हो। लेकिन मेरी दुनिया में तो हमेशा ही बदली छाई रही, इतना गहन अंधेरा कि किसी का चेहरा पहचान में नहीं आता। बहू बेटे पोते सब सब अदृश्य हैं। उम्र के इस पड़ाव में मैं इतनी अकेली हूं जैसे पहाड़ी किले में कोई मंदिर। कोई भूला भटका आकर फूल चढ़ा जाता है। मेरे लिए समय जैसे अविरल बहाव है, जिसमें न कोई तारीख है, न कोई समय है, न ही कोई पर्व है, न ही कोई त्योहार है। फिर भी पारुल सिटिंग करती है, तारीख तय करती है और मैं गाने को तैयार हो जाती हूँ, गाने को तैयार हो जाती हूँ। अब और नहीं, नहीं। आखिर उम्र के इस ढलान में मैं क्यों गाऊं? उम्र के इस ढलान में मैं क्यों गाऊं? किसके लिए गाऊं? गाकर इनका पेट भला मैं क्यों पालूं? इनका पेट क्यों पालूं? जबकि मेरे इस परिवार ने मुझे सिर्फ कांटे ही कांटे दिए हैं। पिछली बार जब मैं बीमार होकर बिस्तर पर थी, झूठ मूठ को भी कोई मेरे पास नहीं फटकता था। जैसे तैसे बोझ की तरह पारुल 2 वक्त खाना पटक जाती थी। वो खाना मैंने खाया या नहीं खाया, ये कोई देखने में नहीं आता था। और मैं अपना कांपता हाथ तकिए के नीचे से ले जाकर टटोलती थी, दवा का पत्ता ढूंढती थी। दवा का पत्ता ढूंढकर निगल जाती थी। कौन सी दवा है कई बार ये भी नहीं पता चलता था। पोते को मेरे करीब इसलिए नहीं आने दिया जाता था कि मेरी बीमारी से उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। इन्फेक्शन। मेरे कान तरस गए इस वाक्य के लिए। माँ बस करो, तुम अब आराम करो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम आराम करो। लेकिन कहा इस घर के लिए तो मैं सिर्फ एटीएम मशीन हूं। एटीएम पर क्या कहूं, अपने मन को क्या कहूं?
ये भी बड़ा अजीब है, बहुत ही अजीब है। नहीं गाती हूँ तो भी चैन नहीं मिलता है, नहीं गाती हूँ तो भी चैन नहीं मिलता है। बचपन से आज तक गायकी जैसे रगों में घुली मिली है, बिना गाए तो मैं जी भी नहीं सकती। क्या करूं? ये गाना ही तो है जिसने मुझे जिंदगी की कड़ी धूप में ठंडी छांव दी है। बाजू बंद खुल खुल जाए समरिया रे, कैसा जादू डारा रे। बाजू बंद खुल खुल जाए समरिया रे, कैसा जादू डारा रे। जादू की पुड़िया भर भर मारे रे, क्या जाने वैद बेचारा रे। क्या करूं? गाऊं या नहीं गाऊं? राग भैरवी की ये बंदिश उन्हें बहुत पसंद है। अपनी तन्हाई में कुसुम जिज्जी गाने के तरह तरह के प्रयोग करती हैं। अभी वो दीप चंदी ताल की इस बंदिश को कहरवा ताल में बदलने की कोशिश कर रही हैं। धागे नाती नाक दिन, धागे नाती नाक दिन, धागे नाती नाक दिन। जैसा मीठा गला वैसा ही ठसकदार कुसुम जिज्जी के गाने का अंदाज। गरीब परिवार में पली बढ़ी कुसुम जिज्जी अपने दम पर कामयाब हुई। पिता ने उन्हें इस डर से नहीं पढ़ाया कि वो पढ़ लिख कर भाग जाएंगी। घर में उनके गाने का जमकर विरोध हुआ, लेकिन कुसुम जिज्जी कहाँ मानने वाली थी। गायकी उनकी रग रग में सांसों में बसी थी। जब वो छोटी थी तो गाना सीखने के लिए उन्होंने जिद ठान ली। गाना सिखाओ वरना मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। हाँ, घर वाले उनकी जिद के आगे लाचार हुए और उस्ताद रहमत खां से गंडा बंधवा दिया और उन्हें गाने की तालीम दिलवाई गई। इस तरह शुरू हुआ था उनके गाने का सफर। उन्हें गाने और तारीफ बटोरने का इतना शौक था कि शुरुआती दौर में जब वो मंच पर गाती तो सहेलियों और रिश्तेदारों से कह देती कि मैं तो रहूंगी मंच पर और हाँ, तुम लोग आना तालियां बजाना। समझ गई? धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया और गायिका के रूप में वो मशहूर होने लगी। गायकी तो जैसे उनके लिए कुदरत की एक अनमोल नेमत थी। दर्शकों में बैठे वो लोग जो पेशे से व्यापारी थे लेकिन थे संगीत के कद्रदान, कुसुम जिज्जी के शो के बाद उन्हें दंडवत प्रणाम करते और उपहार स्वरूप सोने चांदी के गहने और रुपए देते थे। गायकी के इन्हीं पैसों और उपहारों से कुसुम जिज्जी के भाई बहनों की परवरिश हुई। कुसुम जिज्जी बड़ी सरल मिजाज की थी, जिन्होंने कभी अपने लिए जीना सीखा ही नहीं। हर कोई उनसे बेपनाह मोहब्बत करता। जब जिसे जरूरत पड़ती वो उनसे पैसे वसूल ले जाता था। आज के जमाने में ऐसी मदर टेरेसा भला कहाँ मिलेंगी। ठसकदार रोबीले व्यक्तित्व को लोग आज भी नमन करते हैं। मजाल है कि उम्र में छोटे लोग उनसे नजर मिलाकर बात कर लें। बावजूद इसके कुसुम जिज्जी अपनी सरलता और मासूमियत से वो पेशेवर ऊंचाई नहीं छू पाई जिसकी वो हकदार थीं। अपनी काबिलियत से उन्हें शोहरत तो खूब मिली पर दौलत नहीं मिल पाई जो उनके ठाट बाट को रौनक कर सके। लेकिन हाँ, अपनी गायकी के दम पर उन्होंने अपने बेटी बेटे को अच्छी परवरिश दी। बेटी तो ब्याह करके चली गई ससुराल, लेकिन बेटा हो गया नालायक। जब तक पति साथ थे गाने में अड़चने ही पैदा करते थे। उस जमाने में औरतों का स्टेज पर गाना निचले दर्जे का माना जाता था। उनके पति को कतई गवारा नहीं था कि उनकी धर्मपत्नी उस जमाने की मशहूर गायिकाओं की तरह कुसुम बाई के नाम से विख्यात हो। बहरहाल कुसुम जिज्जी की जिंदगी में परेशानियों की धुंध भी छाई और कामयाबी भी रोशन हुई। अंधेरे और उजाले के संघर्ष में धीरे धीरे कुसुम जिज्जी के पास कामयाबी के तमगे आते चले गए। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में अंधेरा गहराने लगा, एकाकीपन बढ़ता गया। लेकिन वो थकी नहीं। उम्र की इस दहलीज पर न आराम है न दिली सुकून, न ही अब वो शोहरत रही। किसी आयोजक का एक फोन आता है तो पारुल दसियों फोन करती है और जुगाड़ करके एक न एक स्टेज प्रोग्राम फिक्स करवा ही लेती है।
और उसके बाद कुसुम जिज्जी की खुशामद शुरू हो जाती है। फिर तो उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहती। कुसुम जिज्जी को मिश्री डालकर गर्म पानी देती है, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर देती है, इस डर से कि कहीं उनका गला न खराब हो जाए। पारुल के इस एहतियात से कुसुम जिज्जी का गला बिल्कुल दुरुस्त रहता है। भले ही शरीर उनका जर्जर हो, लेकिन उनका मन और गला कभी नहीं बिगड़ता। दादी 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 दादी, अरे आपकी फोटो फट गई, ये देखो, ये अखबार, आपकी फोटो फट गई पूरी। अरे ये तो मेरे सम्मान की तस्वीर है रे। अरे अरे इधर ला। अरे कैसे? पता है दादी, इस अखबार पर भेल वाला भेल बेच रहा था। मैंने देखा तो उसे मांग कर ले आया। मैंने उससे कहा, अरे ये देखो, इस अखबार में मेरी दादी की तस्वीर है, दे दो, लाओ, दे दो दे दो। कुसुम जिज्जी अवाक रह गई। लगा मानो अखबार के टुकड़ों की तरह कुसुम जिज्जी का दिल भी कई टुकड़े हो गया है। दर्द जैसे छाले में बदल गया। तन्हा मन उदासी के उस जंगल में चला गया जहां कोई ऐसा पौधा नहीं जिसमें हरापन हो। शुष्क बेजान ठूठ पेड़ों में मैं खोज रही हूं रिश्तों की बीर बहूटी। जब यहां मिट्टी ही नहीं है, सिर्फ कंकड़ पत्थर वाली बंजर धरती है, तो बीज कैसे रोपे जाएंगे? कहां से जड़ पकड़ेगी? ये घर तो जैसे दूर फैला हुआ निर्जन मरुस्थल है, जिसमें सिर्फ रेत के टीले हैं, रेत के टीले जो भरभरा कर कब के गिर चुके हैं। मुझे पता है, फिर भी मैं झूठी उम्मीद पर जिए जा रही हूं। इस घर में मेरी अहमियत सिर्फ और सिर्फ एक ग्रामोफोन जितनी है। जब चाहा बजा लिया, फिर एक कोने में सजा दिया। जब चाहा बजा लिया, एक कोने में सजा दिया। लेकिन अब मैं इनकी जरूरत पूरी नहीं करूंगी। अब इनकी जरूरत कतई पूरी नहीं करूंगी। अब मैं कोई वस्तु बनकर नहीं रहूंगी। कोई वस्तु बनकर नहीं रहूंगी। पारुल के कहने पर किसी तरह का कॉन्सर्ट या स्टेज प्रोग्राम नहीं करूंगी। कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं करूंगी। लेकिन फिर क्या करूंगी? क्या करूंगी? बार बार तो मजबूर करती है वो पारुल, मुझे गाने के लिए बार बार मजबूर करती है। दुल्हन, अरे ओ दुल्हन, दुल्हन, तुमने ये क्या किया? हाँ? अरे जीजी, वो क्या, वो रखने की जगह नहीं थी ना। अब नए घर में ये कूड़ा कबाड़ कहाँ ले जाते भला? सॉरी जीजी, इसीलिए मैंने रद्दी वाले को दे दिया था। हाँ, एक कॉपी रख ली है। है कॉपी है, उसमें सब सहेज दूंगी, आप परेशान मत होइए। काफी है ना ये कॉपी? इतने सारी रद्दी कहाँ रखी आखिर? दुल्हन, तुम्हें याद है, इससे भी छोटा घर था जब रौनक पैदा हुआ था। इससे छोटा घर था। उसका एक एक खिलौना, एक एक कपड़ा मैंने संभाल कर रखा था। याद है मुझे वो दिन। सारे खिलौने, सारे कपड़े झाड़ पोंछ कर मैंने रख दिए थे। तुम आज भी उसे इस्तेमाल करती हो, देखती हो। कूड़ा कबाड़,
अपने आप से ही कुसुमजीत जी कहती हैं, ये रद्दी, ये कूड़ा कबाड़ ही मेरे जीने का आसरा है। इसी ने मेरे भीतर सुरों की सरिता प्रवाहित की है। फांस की तरह चुभ गया ये शब्द कुसुमजीत जी के भीतर। कुसुमजीत जी का मन पीड़ा से आर्द्र हो गया है। ये कागज के टुकड़े, ये तस्वीरें, संगीत की नोटबुक, बंदिशों की स्वर लिपियां, पुरानी डायरी, इन सब में दर्ज है यादों के दस्तावेज। यादों के दस्तावेज, तन्हाइयों का सफर। नोटबुक के पन्नों में मुरझाए फूल मेरी आंसुओं से मुस्कुराने की फरियाद करते हैं। डायरी के पन्नों में कुछ शब्द है, कुछ भाव है, अंजुरी भर सरगम है जिसके सहारे मैं जीती हूँ। वरना इतनी सारी बीमारियों को ओढ़कर मैं कब की मर चुकी होती, कब की मर चुकी होती। मैं अपने ही कोख जने बेटे और बहू पर बोझ बन गई, बोझ। ये मेरी लाचारी का फायदा उठाते हैं। मेरे दुख, मेरी पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं देती। इन लोगों को मुझसे सिर्फ पैसों से सरोकार है। शायद मैं जिस दिन पैसों का जरिया न रहूं, उस दिन ये लोग मुझे निकाल फेंकेंगे घर से। इस घर में मेरी रोजमर्रा की जरूरतें तक नहीं पूरी की जाती हैं। मेरी चश्मे की डंडी टूट गई है, मेरे चश्मे की डंडी टूट गई है। कई दिनों से हाथ से डंडी पकड़कर काम चला रही हूं। मैं इनके लिए भला क्यों गाऊं? अब नहीं गाऊंगी, मैं हरगिज नहीं गाऊंगी। मैं इतना कष्ट सहूं इनके लिए। अब तो कुर्सी पर मुझसे बैठते भी नहीं बनता। कमर और घुटनों में असह्य पीड़ा होती है, असह्य पीड़ा होती है, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? आएगी दुल्हन, फिर रोना रोएगी। आप गाएंगे नहीं तो आपके पोते की पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा? हमारे लिए ना सही, उसके लिए तो गाइए, उसके लिए तो गाइए। मैं इनके दुखों से रोज तार तार होती हूँ, तार तार। फिर भी पारुल की एक चिरौरे पर गाने को तैयार हो जाती हूँ। पारुल, 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 मेरे तानपुरे का तार टूटा है। कितनी दफे कहा ठीक करवा दो, गाने की सिटिंग से पहले ही ठीक करवा दो जरा। और तुमने मेरे ब्लाउज की तुरपाई भी नहीं की ना, ब्लाउज की तुरपाई भी नहीं की तुमने। लोग क्या कहेंगे? इतनी बड़ी गायिका उधड़ा ब्लाउज पहने हूं। क्या करूं? हर प्रोग्राम के बाद जब पैसे मिलते हैं तो सोचती हूँ अपने लिए 2-4 साड़ी ब्लाउज खरीद दूंगी, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारी जरूरत की चीजों की लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। जरा पानी तो पी लूं। हे भगवान। सांस फूलने लगती है, बैठ नहीं पाती हूँ, घुटने जम जाते हैं, हाथ ऐसे लगता है पत्थर हो गए हैं, दिल
दिल तो जैसे पहाड़ बन जाता है। कराहती हुई धीरे धीरे कुसुम जिज्जी अपने शरीर के बोझ को उठाने की कोशिश करती हैं। सुई में धागा डालने की कोशिश करती हैं। सुई की चुभन से रिश्ते खून को सुई के चुभन से रिश्ते खून की बूंद को देखती हैं और उस बूंद को महसूस करती हैं। दर्द दिल में होता है। नए घर के हॉल में लोगों की भीड़ जमा है। कुसुम जिज्जी के पिछले कॉन्सर्ट के पैसे से आया नया म्यूजिक सिस्टम तेज तेज बज रहा है और इन आवाजों से कमरा गूंज रहा है। म्यूजिक बंद होने पर लोगों की हंसी और कह कहे छन छन कर भीतर वाले कमरे तक चले आते हैं जहां बैठी हैं कुसुम जिज्जी। चारों ओर संगीत का शोर है, चहल पहल है, लेकिन कुसुम जिज्जी के भीतर एक खो है, अंधेरा है जहां सिर्फ खालीपन है, वीरानी है और है एक दस्त। उनके घुटनों की तकलीफ बढ़कर ऑस्टियोपोरोसिस में बदल गई है। बिना सहारे के वे उठ नहीं पाती हैं। पारुल हाथ में उपहारों का बंडल लिए कमरे में दाखिल हुई। जल्दी जल्दी अलमारी में रखकर बाहर निकल ही रही थी कि कुसुम जिज्जी की आवाज आई, दुल्हन, अरे ओ दुल्हन, दुल्हन भूख लग गई है, अरे खाना ले आना, बहुत भूख लगी है। दुल्हन, हाँ हाँ जीजी आई। अरे दुल्हन, कुछ गोली खाने का वक्त हो गया है, आई जीजी आई। कहते हुए पारुल कमरे से जो बाहर गई तो पलट कर नहीं आई। जब किसी कॉन्सर्ट की तारीख तय होती है तो दुल्हन कैसे दौड़ दौड़ कर मेरी सेवा करती है। कुसुम जिज्जी बुदबुदाई और बुदबुदाते हुए बोली, उसे तो मिल गया है अब नया घर, अब वो कुसुम जिज्जी की सुधि भला क्यों लेगी। अब फिलहाल मेरी जरूरत भी तो नहीं है। प्रोग्राम खत्म तो कुसुम जिज्जी की देखभाल भी खत्म। रद्दी की टोकरी में पड़े बेकार सामान की तरह मैं घर के कोने में पड़ी रहती हूँ। वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। सालों से डायबिटीज की पीड़ा से जूझ रही हूँ। बिना सहारे के वॉशरूम नहीं जा सकती। कोई समझेगा मेरे भीतर का दर्द। पारुल को ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन वो अपनी खुशियों में मस्त है। उसे तमाशे और नाच के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मस्त रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बेटे को जब पैसों की जरूरत होती है तब उसे अपनी माँ यानी कुसुम जिज्जी याद आती है। शाम से अब रात हो चली है। पार्टी का शोर मध्यम मध्यम होता चला जा रहा है और कुसुम जिज्जी के भीतर का अकेलापन भी गहराता चला जा रहा है। ठसकदार शख्सियत एक मशहूर गायिका के घर के कोने में बैठी खाने का इंतजार कर रही है। उसकी भूख शांत हो तो वो दवा खाए, कोई आए उन्हें सहारा दे तो वो वॉशरूम जाए। अब तो उनकी साड़ी भी गीली हो चुकी है। ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ इन दिनों इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर की दवा भी कभी काम नहीं करती है। एक की बजाय कई बार दर्द की दो गोलियां वे ले लेती हैं। थोड़ी राहत और फिर तकलीफ फिर शुरू। कमाल की बात तो यह है कि कुसुम जिज्जी का शरीर जर्जर हो गया है, लेकिन आवाज आज भी ताजा है। गला उनका आज भी जवान है। आवाज में पहले जैसी बुलंदी, लोच और कशिश बरकरार है। शरीर की तकलीफ मन को भी बेचैन करती है। एक कलाकार बेहद बेचैनी के पलों में अपनी कला से इश्क फरमाता है, जहां सारे दर्द की सीमा से ऊपर हो जाते हैं। इश्क में दर्द का एहसास मीठा होता है। अक्सर कुसुम जिज्जी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो कराहने लगती हैं तो अपने साज उठाती हैं, छेड़ती हैं कोई राग, सुरीले आलाप और तान के बाद गाती हैं
विलंबित और द्रुत ख्याल की बंदिश और फिर अपनी प्रिय ठुमरी में डूब जाती हैं। भरी भरी आई मोरी अखियां पिए बिन, भरी भरी आई मोरी अखियां पिए बिन, घिर घिर आई कारी बदरिया, धड़कन लागी मोरी छतियां, भरी भरी आई मोरी अखियां पिए बिन। वर्तमान से जब जी घबराने लगे, हर पल इंसान छटपटाता रहे, अपनी तकलीफों से लाचार होने लगे, तो उसका अतीत में विचरना आदत सी बन जाता है। अतीत के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रही हैं कुसुमजीत जी। यादों की मीठी बारिश से आज फिर भीगना चाहती हैं वो। कामयाबी के भूले बिसरे चित्रों को देखना चाहती हैं अपने मन के आईने में। कुसुमजीत जी बैठे बैठे ही अपना घुटना मोड़कर घिसट कर थोड़ा आगे तक सरकी तो तिपाई तक हाथ पहुंच गया। तानपुरे का ऊपरी सिरा हाथ आया, उसे अपनी ओर खींचा। बूढ़े झुर्रीदार हाथों में इतनी ताकत नहीं बची कि तानपुरे को सही पोजीशन में लाकर अपने सामने खड़ा कर सके। तानपुरा आधा लिटाकर उसका कवर हटाया, साड़ी के पल्लू से उस पर जमी धूल साफ की और फिर धीरे धीरे खुलता गया उनके मन के भीतर का पर्दा। यादों के साज पर पड़ी गर्द भी साफ होती गई। उस पार ठहरा अतीत आंखों के सामने झिलमिलाने लगा। अपने गाने पर हॉल में बज रही तालियों की गूंज, उनकी गायकी के लहरों से सराबोर होते दर्शक, श्रोता, ग्रामोफोन कंपनियों के लिए गाना, एलपी रिकॉर्ड्स का रिलीज होना, दुनिया भर में मशहूर होना, अपना दमकता हुआ जवान चेहरा, रिकॉर्ड के कवर पर छपा अपना श्वेत श्याम चित्र, रिलीज के बाद की पार्टी और रेडियो पत्र पत्रिकाओं में इंटरव्यू चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। सरपट भागती ट्रेन की तरह गुजर गए वो दिन और बचा रह गया पटरियों का धड़कन। कुसुमजीत जी इस वक्त सवार हैं यादों की ट्रेन पर। अनगिनत स्टेशन आ रहे हैं यादों के। वर्षा चौमासा के 4 दिनों का बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें कजरी, चैती, टप्पा, ठुमरी गाकर खूब शोहरत पाई और पहली बार उन्होंने आयोजकों के सामने पैसों के लिए जबान खोली थी। उन्हें मुंह मांगी रकम मिल रही थी। उन्हीं पैसों से बेटे के लिए गाड़ी खरीदी, किराए पर चलवाई, लेकिन पूत कपूत तो का धन संचय, शायद उल्टा हो गया। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यादों के समंदर में होते लगाती कुसुमजीत जी ने जब तानपुरे के तार को छेड़ा तो एहसास हुआ कि तार तो कब के ढीले पड़ गए। तानपुरा अब बेसुरा हो गया है, लेकिन एक कलाकार की जिद के सामने साज को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ती है। आखिरकार तानपुरा मिलाया और कुसुमजीत जी को एहसास ही नहीं हुआ कि उनके कंठ से ठुमरी के ये बोल कब फूटने लगे। घिर आई कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। घिर आई कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। बदरा बरसे नैना बरसे, बदरा बरसे नैना बरसे, घन और शाम की लागी है हुड़वा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। घिर आई कारी बदरिया, घिर आई कारी बदरिया, घिर आई कारी बदरिया।
राधे बिन लागे ना मोरा जिया। इस ठुमरी के साथ बोल आलाप और बोल तान कुसुम जिज्जी गा रही हैं। कहीं भी उनका सुर भटक नहीं रहा है। बाकायदा खटका मुर्की गमक और मेड़ का वैसा ही प्रयोग जैसा वो मंच पर पहले करती थीं। कुसुम जिज्जी के गाने का वही ठसकदार अंदाज आज भी कायम है। जब मंच पर वो गाती थी तो हॉल में तालियों की गूंज होती थी। हालांकि अब कुसुम जिज्जी सिर्फ दौलत के लिए मजबूरी में गाती हैं, बेटे बहू की जरूरतों के लिए। पोते को एमबीए कराना है इसलिए गाती हैं। बेटे को दुकान खरीदनी है, दुल्हन को हर महीने ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसे चाहिए इसलिए गाती हैं। सब्जियों, फलों और अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। जिनके घर में हर सदस्य कमाता है वहां भी किल्लत मची है। यहाँ तो ढंग से कमाने वाला कोई है ही नहीं। गाती हूं मैं, गाने के लिए पैसे लेती है पारुल। गाती हूं मैं, पैसे लेती है पारुल। उन्हीं पैसों से आता है घरेलू सामान और पकती है रोटी। जलता है चूल्हा, यही रोटी रोज मुझे सबके खाने के बाद मिलती है। ये है मेरे भीतर का दर्द, ये मेरे भीतर का दर्द है। कभी कभी हंसी आती है इस बात पर। मेरे पैसे से चूल्हा जलता है। आज भी जब गृह प्रवेश की पार्टी मेरी बदौलत है, फिर भी मुझे ही सबसे अंत में खाना नसीब होगा। मुझे ही खाना अंत में नसीब होगा। कलप रही हूं भूख से मैं, कलप रही हूं। लेकिन पारुल खुशी के नशे में चूर है, खूब खुश है, हंस रही है, गा रही है, ठुमके लगा रही है, तातैया कर रही है। उसे तो होश तब आएगा जब अगला कोई आयोजक मिलेगा प्रोग्राम के लिए। अरे कुसुम जिज्जी सुनिए तो। अरे आज तो गजब हो गया कुसुम जिज्जी, गजब हो गया। अपने तो भाग खुल गए। कुसुम जिज्जी, अरे कुसुम जिज्जी सुनो तो। ये पारुल थे जिसकी आवाज सुनकर कुसुम जिज्जी की ठुमरी का स्वर वहीं रुक गया। अरे हुआ क्या दुल्हन, क्या हुआ? तुम्हें कब से आवाज दे रही हूं। भूख से मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। कमर घुटने ऐसे अकड़ गए हैं कि बैठा नहीं जा रहा है। कमर दर्द सहा नहीं जा रहा है। गाना शुरू किया तो दर्द जरा कम हुआ। पारुल ने तानपुरा जिज्जी के हाथों से लगभग छीनते हुए जल्दी जल्दी उसे प्रणाम किया, जैसे तानपुरा ही उसकी सास हो। जय हो, प्रणाम। उसे तिपाई पर खड़ा कर दिया। अरे क्या कर रही है दुल्हन, कहाँ हटा रही है मेरा तानपुरा? एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसके तार ठीक किए हैं। ले आ, इधर ले आ। अब कुसुम जिज्जी का मन जैसे दर्द के दरिया में फिर डूबने लगा है। मन ही मन वो कहती हैं, पारुल को अब मेरी सुधि आई है। लगता है फिर किसी कार्यक्रम का जुगाड़ करके आई है। उसका चेहरा देखकर ही मैं भांप लेती हूँ कि इस बार मुझसे उसे कितना फायदा पहुंचने वाला है। पारुल तानपुरे के एक एक तार को बेचेगी और एक एक तार के नोट वसूल करेगी। कुसुम जीजी, अरे कुसुम जीजी सुनिए, इस बार तो आपके लिए नया तानपुरा खरीद लाएंगे। यही नहीं, सितार, गिटार, ढोलक, मजीरा, हारमोनियम सब खरीद लाएंगे। कुसुम जीजी, हमारे भाग खुल गए हैं। इस बार आप हमारा घर दौलत से भर देंगी, दौलत से। अब हम अपनी दुकान खरीद लेंगे। एक बार जो दुकान चल पड़ेगी ना, तो फिर आपको हम मसनद पे बिठा के रखेंगे, मसनद पर, समझी? आप सिर्फ कंठी माला लेके राम नाम जपिएगा, बस
कुसुम जी, हे कुसुम जी प्लीज एक बार, आखिरी बार हमारे लिए गा दीजिए, मंच पर गा दीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं। दुल्हन आंखें थक गई, इंतजार करते करते भूख से अंदर घुस गई है, होंठ सूखे जा रहे हैं, बार बार जीभ फेर रही हूं जबान पर। कहते कहते कुसुम जिज्जी की आंखों में अटके मोती गालों पर ढुलक आए। एलईडी लाइट की तेज रोशनी में भी कुसुम जिज्जी के सामने स्याह अंधेरा छा गया। दिमाग चक्कर खाने लगा, जैसे अब वो गिर पड़ेंगी। हॉल से अभी भी शोर छन छन कर आ रहा है और कुसुम जिज्जी के कानों को चोट पहुंचा रहा है। कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। पारुल इन बेढब बोलों के साथ सुर मिलाती हुई झूमती झामती कुसुम जिज्जी के गले के हाथ में डालकर झूल गई। कुसुम जिज्जी का नथुना तेज दुर्गंध से भर जाता है और वो झटके से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती हैं। उनका रुका हुआ बांध टूट जाता है, दर्द बेतरह फट पड़ता है, शरीर और मन जार जार रोने लगते हैं। उन्हीं की कमाई से ये घर आबाद हुआ है और वही घर के एक कोने में अपनी बदनसीबी पर रो रही है। उनकी साड़ी अभी और गीली हो गई है और गीली हो गई है। घर के दूसरे हिस्से में जश्न मनाया जा रहा है, गूंज रहा है गाना, हाँ, ले ले रे सेल्फी ले ले रे। इस गाने पर कुसुम जिज्जी का बेटा नाच तो सकता है, लेकिन बजरंगी भाईजान बनकर उन्हें अकेलेपन के महासागर से उबार नहीं सकता। मेहमान जा चुके हैं। पारुल कुसुम जिज्जी को बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश करती है, उन्हें सहारे से उठाकर वॉशरूम ले जाती है। सरगम ग्रुप वाले एक बड़ा स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जिज्जी चलिए, आपको हाथ मुंह धुलाकर खाना खिला देती हूँ, फिर ये नई साड़ी पहन लीजिए और तैयार हो जाइए। वो लोग अभी आएंगे और आपसे मिलेंगे। एडवांस 50,000 का चेक देने वाले हैं, जल्दी से चलिए ना, तैयार हो जाइए। लगता है जिज्जी अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, हमारे भाग खुलने वाले हैं। पारुल खुशी के समंदर में डुबकी लगा रही है। कुसुम जिज्जी उदासी से तार तार झीनी हुई जा रही हैं। पारुल हाथ में साड़ी लिए खड़ी है। कुसुम जिज्जी साड़ी की तह खोलकर उसमें पड़ी शल ठीक कर रही हैं। पारुल उन्हें हाथ से सहारा देती है। दोहरी हुई कमर के दर्द से कुसुम जिज्जी चीत्कार कर उठती हैं। अरे दुल्हन, घुटना तो सीधा ही नहीं हो रहा है। अरे ऐसे ही पहना दो साड़ी ऐसे ही पहना दो दुल्हन। उस रात भी पारुल मुझे इसी तरह साड़ी पहना रही थी। पड़ोसी आकर खड़े थे। डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा बुलाया गया था। बीमार हालत में मुझे अकेला छोड़ ये लोग सिनेमा देखने चले गए थे। पोते ने जिद की थी, मैं दादी के साथ रहूंगा। बेचारी दादी कैसे उठकर पानी लेगी, मैं दादी के साथ रहूंगा। पारुल बोली थी, अरे तांबे वाला लोटा यहाँ भर कर रख देते हैं ना, क्या जरूरत है, अगर बिजली गुल हो गई तो। मोमबत्ती और माचिस भी रखते रहे हैं। दादी कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकते। चलो हम सब चलेंगे सिनेमा देखने। रौनक ने दुल्हन से झुंझलाते हुए अस्फुट स्वर में कहा था। ये जिज्जी तो जी का जंजाल बन गई है। अब इनकी वजह से हम सिनेमा भी नहीं देखने जाए। ये सब मैं बीमारी की अशक्त अवस्था में सुन रही थी और सचमुच उस दिन बिजली गुल हो गई थी। मुझे जोरों की प्यास लगी थी।
और मैं पानी लेने के लिए कोशिश करके उठी थी और धड़ाम से अपने ही गिरने की आवाज से डर गई थी। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ होश नहीं। जब मैं चेतन अवस्था में लौटी तो अपने को अस्पताल के बेड पर पाया। सलाइन लगा हुआ था। मैं असह्य वेदना से कराह रही थी। डॉक्टर के आने पर पारुल ने फुसफुसा कर पूछा, सुनो। डॉक्टर के आने पर पारुल ने फुसफुसा कर पूछा, कितना खर्च लगेगा, कितने दिन यहाँ रहना होगा, हमें जितनी जल्दी हो सके प्लीज डिस्चार्ज दे दीजिएगा। और हाँ डॉक्टर साहब, ये बात आप अपने तक ही रखिएगा, हमारे आपके बीच की बात है, जिज्जी को ना पता चले। मैं जरिया हूं कमाई का, लेकिन मेरे इलाज में पैसे न खर्च हो। पारुल की इन बातों ने आज के इन हालात में मेरा कलेजा चीर दिया था। मेरे घाव पर मरहम की बजाय जैसे नमक घिस दिया गया हो, जैसे मीठी छुरी से मुझे मध्यम मध्यम हलाल किया जा रहा हो। बूंद बूंद बह रहा था दर्द का दरिया मेरी आंखों से। बहुत देर तक अस्पताल का सफेद झक तकिया गीला होकर मटमैला हो रहा था। सांत्वना और प्यार भरे हाथों के स्पर्श के लिए मन जार जार रोकर तड़पा था उस दिन तो क्या जाने कितने बरस हो गए, स्नेह और अपनेपन की छां मिले हुए। जिंदगी की कड़ी धूप में जब प्यार की प्यास महसूस हुई, तब कड़वा प्यारा ही नसीब हुआ। अब तो लगता है मेरे दुखों के सफर का अंत मेरी आखिरी सांस के विराम पर ही होगा। कमरे में रखे रेडियो पर कोई एफएम चैनल बज रहा है। पुरानी चीजों को मत फेंकिए। कमरे में रखे रेडियो पर कोई एफएम चैनल बज रहा है। पुरानी चीजों को मत फेंकिए, OLX पर बेचिए। पुरानी चीजों को मत फेंकिए, OLX पर बेचिए। कुसुम जिज्जी की कराह और ये विज्ञापन दोनों आपस में घुल मिल गए हैं और अब बज रही है ये शास्त्रीय बंदिश। सखी मोरी कोई न जाने पीर, मोरे नैना बहाए नीर। सखी मोरी कोई न जाने पीर, मोरे नैना बहाए नीर। सावरिया मोरा दरस दियो ना, लागे हृदय में तीर। सखी मेरा कोई न जाने पीर। ढलती रात के सन्नाटे में राग मारवा की ये बंदिश कुसुम जिज्जी के कलेजे में टीस पैदा कर रही है। कुसुम जिज्जी को लग रहा है न तो इस रात का कोई अंत है, न उनकी इस पीड़ा का कोई अंत है। राग मारवा कहानी संग्रह का ये कहानी थी। राग मारवा शीर्षक कहानी थी और जब इस कहानी को पढ़ती हूँ तो मैं रोती हूँ और दर्शकों को भी रुलाती हूँ। बनारस में एक प्रोग्राम हुआ था, एक महफिल सजी थी और विधि जी का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, विधि नागर जी का। विधि जी ने हॉल में इस प्रोग्राम को आयोजित किया था और पूरे हॉल में सन्नाटा था। फिर एक प्रोग्राम हुआ था इलाहाबाद में, वहाँ भी मैंने यही कहानी पढ़ी थी लोगों की डिमांड पर। और दर्शक जब मेरे साथ साथ रो रहे थे, हंस रहे थे, तो जाहिर है वो प्रतिक्रिया मुझे जो मिल रही थी, प्रेरणा मिल रही थी। और लगता है कि आप सबकी दुआओं से मैं ऐसी अनेक कहानियाँ लिखूं। और शुक्रिया अदा कर रही हूँ आज राजपाल एंड सन्स का और इस कहानी संग्रह का। मीरा जी का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, प्रणव जौहरी जी का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और आप सब सुन रहे थे बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से, मुझे अच्छा लग रहा था। और
आप जिन्होंने इस कहानी को नहीं सुना है, जो नहीं सुन पाए हैं, इसका लिंक हम शेयर करेंगे, उस लिंक पर जाकर आप सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ और अब इजाजत ले रही हूँ आप सभी से। नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से।